ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का दूसरा भाग करेंगे। हमने पृष्ठ 24 पर छोड़ा था। थर्ड पैराग्राफ, जब लेखिका जिस अभियान दल में थी उस अभियान दल के आगे आगे एक और दल चल रहा था जो इस अभियान दल के लिए रास्ते साफ कर रहा था, इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सारे काम कर रहा था, रास्ते को झंडियों से चिन्हित कर रहा था। वो दल हमेशा इस जो ये मुख्य दल था, जो ये अभियान दल था जिसने एवरेस्ट के शिखर पर जाना था, उसकी सहायता के लिए ये आगे आगे चल रहा था। तो ये इस दल ने इन्हें बताया, पेरिच वापस पहुंचकर जब लेखिका का दल पेरिच पहुंचा तो ये अग्रिम दल आगे से सारे काम करके वापस पेरिच दल आया और इन्हें बताया कि इन्होंने सारी तैयारी कर दी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि बर्फीले तूफान इतने आते हैं, तो ये सारा जो कुछ भी इनकी जो कुछ भी व्यवस्था की है ये बेकार हो सकती है, व्यर्थ भी हो सकती है। तो इस बात के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। और रास्ते में जाते जाते लेखिका के दल ने दुखद समाचार भी सुना था कि एक कुली की मृत्यु हो चुकी है और 4 लोग घायल हो गए हैं, तो सब थोड़ा डरे हुए भी थे। बेस कैंप में आगे देखते हैं हम पृष्ठ 24 पर। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अब ये चल रहे हैं रास्ते में, उन्हें एक पहले मिली थी मृत्यु की खबर, अब एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वहां पर जलवायु अनुकूल नहीं है। अनुकूल यानी सूटेबल, माफिक जलवायु, इतनी ज्यादा ठंड है एक्सट्रीम में, जहां बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ हैं और बर्फ ही हवा के साथ बहती है, तो ठंड तो होगी, अनुकूल नहीं हो सकती ऐसे हालात में जलवायु। तो एक रसोइये की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो भी दल जाते हैं सब अपने साथ खाना बनाने वाले साथ में लेकर जाते हैं। तो एक रसोइया था जिसको वो जलवायु सूट नहीं की और उसकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। लेखिका कह रही है कि हमें आशा नहीं थी, हमेशा डर भय रहता था कि कभी कुछ भी हो सकता है। ये आशा नहीं थी कि वे सब सकुशल सही सलामत पहुंचेंगे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। लेखिका बता रही है एवरेस्ट शिखर को 2 बार देख चुकी है, लेकिन बहुत दूर से देखा था, इतने पास से कभी नहीं देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। श्रेणियां कहते हैं माउंटेन रेंजेस, चोटियां। ऐसे आप देखोगे दूर से तो पहाड़ ऐसे ऐसे कई चोटियां दिखती हैं, उसे कहते हैं श्रेणियां, माउंटेन रेंजेस। तो वो कह रही है ये पहली बार उन्होंने इस तरह इतने पास से बेस कैंप जब पहुंची थी तो एवरेस्ट को देखा था। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। और एवरेस्ट जब पहली बार उन्होंने इतने पास से एवरेस्ट को देखा तो कह रही है मैं भौचक्की होकर खड़ी रही। भौचक्की, हैरान होकर, एकदम उस दृश्य को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो सच में देख रही हैं। लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। वहीं पर उन्होंने देखा एक बर्फीली नदी, ग्लेशियर नदी तो पानी की होती है, लेकिन वो ठंड में जमकर बर्फ बन जाती है, तो उसे कहते हैं बर्फीली नदी। हिम नदी भी कहते हैं उसे। भूगोल में, आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ग्लेशियर्स को हिम नदी कहते हैं। तो लोत्से और नुत्से ये 2 पर्वत शिखरों के नाम हैं, उस जगह के नाम है। उन दोनों तरफ से घिरी हुई एक टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को उन्होंने देखा, और वो जो दोनों तरफ जगह थी उनका नाम था लोत्से और नुत्से, क्योंकि ऐसे पहाड़ों पर भी लोग रहते भी हैं तो जाते भी हैं, तो नाम रख दिए जाते हैं ताकि पता चले कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये 2 नाम थे। हिमपात
अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। बर्फ, हिमपात यानी बर्फ का गिरना। तो ये बर्फ का गिरना कोई छोटा मोटा नहीं था कि हल्की फुल्की बर्फ गिर रही है और लोग मजा ले रहे हैं उसका, रुई की तरह। बड़े बड़े हिम के खंड, बड़े बड़े हिम की चट्टानें गिरती थी। तो वो कह रहे हैं, और वो भी अव्यवस्थित ढंग से। ऐसे नहीं है कि कहीं एक जगह से गिर रही है, पता चल रहा है कि हाँ, कहीं से भी अव्यवस्थित ढंग से कहीं से भी आ रहे थे हिमखंड, बड़े बड़े बोल्डर्स बर्फ के, जो किसी की भी जान ले सकते थे। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है। अब देखिए, पानी जहां से नदी निकलती है उसके बाद बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। तो पानी का उद्गम जहां होता है, जहां स्रोत होता है, जहां ओरिजिन होता है, वहां पानी धक्का मारता है बर्फ को, बर्फ की नदी को। तो वो नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते ही जो उसके आगे जो बर्फ होती है उसको धक्का मारती है। तो इस तरह से बर्फ आगे धक्के मारती मारती चलती है। उससे क्या होता है, हलचल हो जाती है नदी में। कहीं टूट के गिर रही है, कहीं खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है, तो नदी में हलचल हो जाती है, और जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। तत्काल उसी समय पानी के प्रेशर से बर्फ आगे बढ़ती है तो कई बार चट्टानें इधर उधर दोनों तरफ पहाड़ों से गिर जाती, क्योंकि नदी पहाड़ों के ऊपर से आती है। और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। कौन खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी? बर्फ की नदी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। तो देखिए, पहाड़ों से बर्फ की नदी आ रही है, उसमें भी हलचल मचती है और नीचे भी बर्फ है। अब जब उस पहाड़ से कोई बहुत बड़ा हिमखंड नीचे गिरेगा, गिरी हुई नीचे धरती की बर्फ पर, तो वो भी टूट जाएगी और उसमें दरार पड़ जाएगी। और बर्फ पता नहीं कितनी कितनी फीट है, 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, किसी को नहीं पता। और उस बर्फ में जब दरार पड़ जाएगी, आधी फट जाएगी और अंदर से जगह बन जाएगी दरार पड़ने से, क्रैक पड़ने से, तो कोई भी उसमें गिर सकता है, कोई भी उसमें धंस सकता है। तो इस विचार से ही दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में, विदर दरार, बर्फ की दरार पड़ जाती है। एक तो पहाड़ से बर्फ गिरने का डर, ऊपर से जहां बर्फ पर नीचे जमीन पर गिरेगी वो बर्फ की चट्टान, तो वहां दरार पड़ेगी और वहां हिम विदर, वो जो हिम का दरार है, हिम का जो क्रैक है, बर्फ का जो बड़ा क्रैक है, वो चौड़ा हो जाएगा। और फिर उसका ख्याल ही सोचकर ही डर लग गया सबको, बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ऐसे लग रहा था उन्हें, ये बात उन्होंने सुनी थी कि इस बात की जानकारी थी कि जितने दिन वो वहां रहेंगे, संपूर्ण प्रवास का मतलब होता है बाहर से आकर रहना। तो वो जितने दिन, वो दिल्ली से काठमांडू गए थे, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां से आगे उन्होंने प्रवास शुरू किया था। तो ये प्रवासी थे, विदेशी थे, विदेशी मतलब बाहर से आए थे। अब चाहे भारतीय थे, लेकिन ये विदेशी का मतलब ये है कि बाहर से आए थे, प्रवासी थे। तो ये जो प्रवास था, ये जो उनका रहना था, उसके दौरान कम से कम 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा ये हिमपात। कौन छुएगा? हिमपात छूता रहेगा, यानी किसी न किसी तरह से अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। चाहे कोई बीमार हो जाए, चाहे कोई जख्मी हो जाए, चाहे चोट लग जाए, कुछ ना कुछ। प्रतिदिन 12 लोगों को 1 दर्जन
लोगों को छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अब इनके पास सामान नया, ये खुद जितना लाए थे उतना तो इनके पास था, फिर और सामान आया, बाद में नया सामान आया। अब जा रहे हैं पहाड़ों पर, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कब तक पहुंचेंगे, सब कुछ चाहिए, खाना पीना, नहाना धोने का सामान, कपड़े, राशन, ऑक्सीजन के सिलेंडर, तो नया सामान आया इनके पास। अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक तो ले गए। हिमपात यानी बर्फ से भरे हुए रास्ते में आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना उनको सिखाया। एल्यूमिनियम की सीढ़ियां भी ले गए थे ये लोग, क्योंकि वो हल्की होती हैं, तो सारा सामान पीठ पर ढोकर और कुछ शेरपा लोगों की सहायता से ये सामान ले जाते थे। तो डॉक्टर मीनू मेहता कोई थी, उन्होंने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, अस्थायी पुल, टेम्परेरी पुल, थोड़े समय के लिए पुल बनाकर फिर उन्हें हटा देते थे, तो वो सिखाया। लट्ठा और रस्सियों का उपयोग, लट्ठा लकड़ियों का, लकड़ियों के लट्ठ, लकड़ियों के डंडे, उनसे और रस्सियों से बांधकर पुल बनाना सिखाया। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, कैसे वहां बर्फ की दीवारें, बर्फ की जमीन, बर्फ की चट्टानें, तो वहां पर कैसे रस्सियों को बांधकर पुल बनाना है, वो सब उन्होंने सिखाया। और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो डॉक्टर मेहता थे जिन्होंने इनको बताया कि आपके आगे जाने वाला जो दल है, जो आपके लिए तैयारियां करता है आगे जाते जाते, उन्होंने क्या क्या किया है वो सारी जानकारी उन्हें दे दी। अभियांत्रिकी कार्यों यानी तकनीकी कार्य, अभियांत्रिकी तकनीकी, टेक्निकल काम, कुछ टेक्निकल काम भी करने पड़ते थे उन्हें, तो वो सारी बातें बता दी कि आपके आगे जाने वाला जो अग्रिम दल है वो ये सब काम कर रहा है, और आपको इस तरह से पुल बनाने हैं, इस तरह एल्यूमिनियम से पुल बनाने हैं, इस तरह से लकड़ी से पुल बनाने हैं, इस तरह रस्सियों को बांधना है, सारा कुछ समझा दिया। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब इनको अभ्यास करना था, प्रैक्टिस करनी थी। कैंप 1 तक, बेस कैंप से कैंप 1 तक इनको सामान ढोकर कैसे चढ़ना है इसकी ट्रेनिंग करनी थी, इसकी प्रैक्टिस करनी थी। ये दिन निश्चित किया गया था। रीता गोम्बू ये नाम है, कोई साथ में थी लड़की एक और जिसका नाम था रीता गोम्बू, ये सब नेपाली और तिब्बती लोगों के नाम हैं। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी आप जानते हो, जैसे पुलिस वालों के पास होता है, जो बात कर सकते हैं, इंटरनल बात कर सकते हैं अपने बेस कैंप में जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ, या दूसरे साथियों के साथ जो बिछड़ जाते हैं, तो वो वॉकी टॉकी से बात करते हैं। वॉकी टॉकी मतलब चलते फिरते हुए उसमें बात हो सकती है। तो ये उस जमाने की बात है जब मोबाइल नहीं होते थे। अब उस टाइम वॉकी टॉकी होते थे। आज का समय है तो मोबाइल लेकर ही जाएंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उनके पास वॉकी टॉकी थी। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, कि हम यहाँ पहुंच गए, अब हम यहाँ पहुंच गए, अब हमारे साथ ये हुआ, अभी तूफान आया, बर्फ आई, जो भी बात होती थी सारी बेस कैंप में सूचना देते थे उस वॉकी टॉकी से। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। अब ये बेस कैंप से कैंप नंबर 1 पे पहुंच गए, सामान के समेत, प्रैक्टिस हो गई इनकी। तो इन्होंने सूचना दी कि हम पहुंच गए हैं। और कर्नल खुल्लर, पीछे बताया था आपको कौन है कर्नल खुल्लर, इनके मेन मुख्य नेता थे, लीडर थे बड़े, वो बड़े खुश हुए। और क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थी, बस ये 2 महिलाएं बेस कैंप से कैंप नंबर 1 तक पहुंची थी। रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल, ये दोनों पहुंच गई।
अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा, ये तीनों नाम हैं। 3 व्यक्ति और थे इनके साथ, इन तीनों के नाम हैं। अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। अब ये आगे, इनसे आगे जाने वाले ये 3 व्यक्ति थे, अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा, ये तीनों व्यक्तियों के नाम हैं। ये अंततः यानी एट लास्ट, आखिर, साउथ कोल जगह का नाम है, पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यानी कैंप 1 पर तो ये दोनों महिलाएं पहुंची हैं, कैंप 2, कैंप 3, उसके बाद कैंप 4 लगाया होगा। और यह संतोषजनक प्रगति थी। ये जो प्रगति थी, ये जो प्रोग्रेस थी, ये बहुत सेटिस्फैक्टरी थी कि यहाँ तक, इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर इनके आने का इंतजाम होता जा रहा है। कैंप 4 तक इनके पहुंचने का सारा रास्ते में इंतजाम हो गया था। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। आपने तेंजिंग का नाम सुना होगा। तेंजिंग एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने एडमंड हिलरी के साथ ये सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो तेंजिंग अपनी बेटी को लेकर बचेंद्री पाल से मिलाने के लिए लेकर आए थे। उसका नाम था डेकी, उनकी पुत्री का नाम। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि इस दल में जितने लोग हैं सबके साथ मैं बात करूंगा, सबको उत्साहित करने के लिए, सबको इनकरेज करने के लिए, अपने अनुभव सुनाने के लिए, या ये बताने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी एवरेस्ट तक जा चुका हूं। और जब मेरी, और सबसे बात करने के बाद जब लेखिका की बारी आई, जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया, नई सीखने वाली, मुझे कुछ नहीं पता है माउंटेनियरिंग के बारे में। सबसे बात कर ली। और जब बचेंद्री पाल के साथ बात करने की बारी आई तेंजिंग की, तो उनको बचेंद्री पाल ने कहा कि मैं बिल्कुल नई हूँ इस क्षेत्र में, मैंने ज्यादा कभी माउंटेनियरिंग की नहीं है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, पहले कैंपेनिंग है, ये मेरी पहली उपलब्धि के लिए मैं जा रही हूँ। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। शिखर पर नहीं पहुंच पाए थे एक ही बार में। उन्होंने कहा मेरे लिए भी पहला ही समझो, मैं एक ही बार में नहीं पहुंच गया था एवरेस्ट, 7 बार मुझे कोशिश करनी पड़ी थी। जाते थे, फिर वापस लौट आते थे, फिर कुछ दिन बाद फिर अगले अभियान में जाते थे, फिर लौट आते थे। ऐसे 7 बार गए और फिर उन्होंने एवरेस्ट पर जीत हासिल की। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें देखकर उन्होंने कहा घबराओ मत, तुम नौसिखिया नहीं हो, तुम तो पक्की माउंटेन में रहने वाली लड़की लगती हो, पर्वतों में रहने वाली लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तुम तो पहाड़ों की रहने वाली हो, तुम्हें तो पहली ही कोशिश में, पहले प्रयास में, पहली कोशिश में ही पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब देखिए अप्रैल से इनको मई हो गया जाने में। कितने दिन लगते हैं देखिए, रुक रुक कर और घूम घूम कर, चट्टानों पे चढ़ चढ़ के, थोड़ा थोड़ा करते ये मई का महीना आ गया। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको याद है ये कैंप नंबर 3 पर पहुंच गई थी। बेस कैंप से चली, 1 में पहुंची, दूसरे में पहुंची, तीसरे में पहुंच गई थी। और कौन सा रास्ता था वो? लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर। सीधी ढलान, ढलान कहते हैं स्लोप को,
और स्लोप ऐसे भी हो सकती, बिल्कुल ऐसी स्लोप हो वहां पर, क्योंकि पहाड़ एवरेस्ट तो बिल्कुल नीचे, तो चलो फिर भी जगह चल सकता आदमी, चौड़ी होती है जगह, थोड़ी सी ढलान कम स्लोप वाली होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ढलान एकदम स्लोप, सीधी ढलान हो जाती है एकदम स्टीप। तो वहां पर नायलॉन का तंबू लगाया गया था। नायलॉन जो कपड़ा होता है वो सिंथेटिक होता है और वो फटता नहीं है, बर्फ गिरे कुछ भी हो तो वो देर तक चलता है। तो उन्होंने बताया कि नायलॉन का तंबू लगाया गया था। कहाँ? लोहत्से, पहले भी ये नाम आया है, एक स्थान था पहाड़ों के जो बीच में जगह है, उन हर जगह का उन्होंने लोगों ने नाम रखे हुए हैं। तो लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। तंबू कहते हैं टेंट को, नायलॉन का टेंट लगाया गया था, उसमें पहुंच गई। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। कौन कौन थे? लोपसांग और तशारिंग मेरे तंबू में थे। बहुत सारे लगाए होंगे टेंट, एक में तो सारे नहीं रह सकते, तो इनके साथ जो टेंट में रह रहे थे वो थे लोपसांग और तशरिंग नाम के व्यक्ति। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। ये लोग 2 लोग इनके साथ थे, लेखिका ने बताया कि 10 लोग और थे इनके अलावा, तो 2 लेखिका के तंबू टेंट में थे और बाकी जो लोग बड़े मजबूत थे, बहुत शक्तिशाली थे, पहाड़ों पे रहने वाले थे, उनको दूसरे तंबुओं में ठहराया गया था। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे ब्लास्ट, बम फटता, इस तरह की आवाज आई। धमाका, बहुत जोर से विस्फोट की आवाज आना। तभी मुझे मालूम हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। बर्फ की सिल्ली, ठंडी, बिल्कुल बर्फ की चट्टान लेखिका के ऊपर ऐसे गिर के ऐसे फिसलती हुई आगे चली गई। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, कितनी भारी होगी सोचिए बर्फ। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड, पिंड यानी ढेर, टुकड़ा, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, चट्टान, ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया, गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। वो टूटने से ऐसे ढेर बन गया था, से चट्टान की तरह नहीं लग रहा था, हिमपुंज यानी बॉल जैसा बहुत बड़ा बर्फ का ढेर बन गया था नीचे गिरने से। और हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने, इस विशाल काय पुंज, बहुत बड़े आकार का बर्फ का ढेर, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। उस हिमपुंज ने, वो जो उसमें जिसमें बर्फ के टुकड़े थे और बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वो सारे इकट्ठे होकर गिरते हुए रेलगाड़ी की गति से आते हुए पूरे इनके टेंट को, पूरे तंबू को तहस नहस कर दिया। तो लेकिन क्या हुआ? भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। एकदम जोर से आवाज हुई और सब कैंप में जो टेंट लगे थे सब टूट फूट गए और वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। इतना बड़ा बर्फ का वो पुंज था, इतना बड़ा बर्फ का ढेर था, हर जितने लोग थे इनके कैंप में सबको चोट लगी। और यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, सब बच गए, घायल हो गए लेकिन सब बच गए। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। लोपसांग
उनके साथ जो रहते थे इनके टेंट में, वो उनके पास एक स्विस छुरी थी, स्विट्जरलैंड की एक छुरी थी बहुत नुकीली। उससे वे तंबू का, क्योंकि तंबू के आगे सारी बर्फ ही बर्फ जम गई थी, इतना बड़ा ढेर गिरा था, तो उससे वे रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। ये कब हुआ? जब बर्फ गिरी थी लेखिका के ऊपर, उस वक्त की बात कर रही है वो, कि वो बर्फ को चक्कू से साफ कर रहे थे जो भी आसपास गिरी हुई थी लेखिका के, और लेखिका को बचाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर थोड़ी सी भी देर करते तो लेखिका की भी मृत्यु हो जाती, क्योंकि बर्फ का इतना बड़ा पुंज, इतना बड़ा विशाल ढेर उनके ऊपर गिरा था। बड़े बड़े हिमपुंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए, और लेखिका को खींचकर उस बर्फ के ढेर में से निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। अब इनको वहां से जाना पड़ा, क्योंकि वहां का तो सारा तहस नहस हो गया, कैंप पूरा टेंट वेंट टूट गए, तो इनको कैंप 2 पर वापस आना पड़ा। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। अब वो एक शेरपा था, उसकी बर्फ से उसके टांग की हड्डी टूट गई तो वो चल नहीं सकता था, तो उसके लिए स्ट्रेचर बनाया और उसको लिटाकर, स्ट्रेचर जानते हो जिसके ऊपर रोगी को या जख्मी को लिटाकर ले जाया जाता है, एम्बुलेंस में डाला जाता है या हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे स्ट्रेचर कहते हैं। तो उसे लिटाकर, स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे कैंप नंबर 2 में लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। इतनी ऊंचाई पर इस तरह से जख्मी लोगों को नीचे लाना और बर्फ से बचाना लोगों को, ये बहुत साहस का कार्य है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। सबको बेस कैंप यानी नीचे जो सबसे पहले बेस कैंप बना है, वहां पर सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर है और भी वहां से शहर जाना भी आसान है, तो सबको वहां भेज दिया, 9 लोगों को, जितने भी जख्मी हुए थे। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? लेखिका को पूछा तो उसने कहा, हाँ जी हाँ, डर तो लगेगा ही, नेचुरल है। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो पूछा, तुम वापस जाओगी? तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी बर्फ गिरी है, तुम डर गई हो, तुम्हें इतनी मुश्किल से बचाया गया है। तो उसने कहा, नहीं, वापस नहीं जाना चाहूंगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बिना किसी झिझक के कह दिया, नहीं नहीं, वापस नहीं जाना मुझे, डर जरूर गई हूं मैं, लेकिन मुझे वापस नहीं जाना। तो हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी कोशिश करेंगे समाप्त करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, मैं एक एक पंक्ति को पढ़कर एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरा पाठ समझा रही हूँ, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई ना हो और उत्तर रटने ना पड़े, अपनी भाषा में आप लिख सकें।